हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और अब हम लोग मूव कर रहे हैं इस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लास्ट लेक्चर 6 की तरफ। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह, आइसोमर वगैरह, ये सब तो पढ़ लिया, आईपीएसी नीम वगैरह। ठीक है, अब हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। सो बिना टाइम को बर्बाद किए सीधे स्टार्ट करते हैं। ओमोलो का सीरीज तो हो गया था ना। क्या पढ़नी है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आप देख सकते हो कंबशन रिएक्शन, मतलब बेसिकली कंबशन को कहते हैं जलाना। क्या कहते हैं बेटा? जलाना। मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन देखने को इसमें मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरा है, नाम से ही दिख रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब किसका किसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये सब पढ़ना है। ठीक है, थर्ड है एडिशन रिएक्शन एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कंबशन रिएक्शन क्या होता है पहले तो आप ये जान लो। लिखा ही दिया था कंबशन का मतलब हिंदी में जलाना। राइटिंग अगर ना समझ में आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, क्या जलाना? हाइड्रोकार्बन को जलाना, और क्या जलाना जब वही पढ़ रहे हो तो। ठीक है, कुछ चीजें जानो जरा। मान लो मेरे पास CH4 है, बड़े प्यार से मीथेन कहते हैं इसको हम लोग। अच्छा, इसकी एक कहानी है बड़ी अच्छी। इसको मीथेन तो कहते ही हैं, इसका नाम मीथेन तो है ही, इसका जो कॉमन नेम होता है ना वो मार्श गैस होता है, पता है? मार्शी एरियाज में पाई जाती है ये। मार्शी एरिया जैसे जैसे मान लो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह, जो भयंकर जंगल, घने जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ये सब, इनमें बारिश होती है। बारिश होती है तो सूरज, अब नॉर्मल जगह बारिश होती है तो सूरज निकलता है, पानी सूख जाता है। लेकिन जब उन जगह पे बारिश होती है तो सूरज निकलता है तो इतना घना जंगल है कि सूरज की रोशनी नीचे तो पहुंचेगी नहीं, तो वो पानी सूख नहीं पाता। समझ में आ रही बात? इस वजह से वो सरफेस मार्शी हो जाता है, और वहां पे जो पेड़ होते हैं, घने पेड़, उनकी जब पत्तियां उस मार्शी लैंड में गिरती हैं तो एक पिगमेंट निकलता है, इसको हम कहते हैं मार्श गैस। वहां से मीथेन निकलती है। ठीक है, बड़ी लंबी कहानी है इसकी, फिलहाल थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्यों कहते हैं मार्श गैस। हम लोग देखते हैं इसकी O2 से कराओगे, जिंदगी भर याद कर लो। किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर आप कंबशन करा रहे हो, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर आप रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन से, तो बस दो चीजें बाहर निकलती हैं, एक तो CO2 और दूसरा पानी। पानी क्या बाहर निकलेगा बेटा? पानी। पानी। समझ में आ रही बात? अब सुनना जरा। CH4 की O2 से करा दूं तो ये भी हो सकता है, और CH4 की O2 से करा दूं तो यार ये भी तो हो सकता है। अब क्या लिख दिया भाई? एक रिएक्शन, अभी आपने कहा CO2 और पानी बाहर निकलता है, फिर ये सब क्या चीजें हो गई? ये सब चीजें होती हैं, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। जैसे कि ये तो तुम्हारी एकदम क्लासिकल रिएक्शन है, ये तो होता ही होता है कि CO2 और पानी निकलेगा। CO, इसको हम कहते हैं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? कार्बन मोनो ऑक्साइड कहते हैं। और इसका बड़ा एक प्यारा नाम है, कॉमन नेम, जिसको हम बड़े प्यार से कहते हैं स्वीट पॉइजन। क्या कहते हैं बेटा? स्वीट पॉइजन। ठीक है, बताता हूं सब कुछ अभी। ये तो सी को तो सब जानते हैं, कार्बन ब्लैक इसको कहते हैं। ठीक है, कार्बन ब्लैक कोल भी कहते हैं इसको कई लोग। सुनो बेटा, अगर O2 एक्सेस में है, किसमें है? एक्सेस में, जो कि नॉर्मली होता ही, ऑक्सीजन की कमी थोड़ी ना है, कमी होती तो हम लोग मर जाते बिना ऑक्सीजन से सांस लिए। ठीक है, तो CO2 और वाटर बाहर निकलता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, ये क्लासिकल रिएक्शन, ये होती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि O2 लिमिटेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो। तो इस केस में प्रोडक्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही बात? मैंने तो ऐसे याद कर लिया था कि अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कम होगा यानी लिमिटेड होगा, तो प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट में सारे ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? हटके केवल कार्बन बचेगा। समझ में आ रही बात? मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लिमिटेड होगा और कम होगा तो प्रोडक्ट से भी ऑक्सीजन कम होते चले जाएंगे। सीधी सी बात है एकदम। समझ में आ रही बात? इसी वजह से लोग कहते हैं, अच्छा इसका क्या मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये समझा देता हूं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ठंडी जब पड़ रही हो तो घर में अंगीठी जला के खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? अंगीठी जल रही है तो कोयला जला रहे हो आप, है तो हाइड्रोकार्बन ही वो। समझ में आ रही बात? इसमें से होता क्या है कि आपने खिड़की दरवाजे बंद किए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन क्या होगी? लिमिटेड। ऑक्सीजन लिमिटेड होगी अगर, तो CO2 निकलने के बजाय क्या बाहर निकलना शुरू हो जाएगी? CO। ये क्या काम करती है? ये हमारी हेमोग्लोबिन में जाके मिल जाती है। समझ में आ रही बात? और हमारी हेमोग्लोबिन में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है पाई एक्सेप्टर। ठीक है,
CO जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है दो टाइप का बॉन्ड, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर दोनों। तो कुल मिला के मोटी चीज ये है कि हेमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू हेमोग्लोबिन से किसका बॉन्ड, CO का बॉन्ड। इसी वजह से वो हमारे हेमोग्लोबिन में घुसता है, ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देता है और CO का बॉन्ड बना लेता है हेमोग्लोबिन से। और ये धीरे धीरे करके हमारे कहां जाता है, ब्रेन के नर्व्स में, और सबसे पहले यहीं पे अटैक करता है। इसीलिए इस मामले में सबसे पहले जो ऐसी बीमारी होती है, सबसे पहले इंसान कोमा में जाता है और कोमा में जाने के बाद फिर वो कभी लौटता ही नहीं, चला ही जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, स्वीट पॉइजन। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब मर जाओगे, बड़ी अच्छी चीज है ये। ठीक है, कभी हालांकि ट्राई मत करना। और अगर ऑक्सीजन उससे भी कम होगी तो केवल कार्बन निकलता है। ठीक है, तो इतनी चीजें मुझे थोड़ी सी आपको बतानी थी। मेन आपकी जो फेमस और जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है। थोड़ी फ्लेम वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। अभी देखिए सब नाटक, कार्बन को ऑक्सीजन से करोगे तो CO2 बनेगा, प्लस हीट प्लस लाइट, ये तो बता ही चुका हूं मैं। ठीक है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 99% कैसी होती है, एक्सो। तो आप देखो हीट लाइट सब बाहर निकल रही है तो एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है। एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, बता ही चुका हूं। ऑक्सीजन तो होनी चाहिए, साथ साथ हीट होनी चाहिए। अपना भाई लकड़ी माचिस सब होना ही चाहिए यार, इसके बिना आग कहाँ लगेगी। ठीक है, इसके बिना तो आग लग नहीं सकती। हालांकि जलने वाले तो बिना इसके भी जल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंसानों के जलने की बात नहीं हो रही है, कंपाउंड के जलने की बात हो रही है। बड़ी अच्छी चीज है, लाल हरे रंग। ताजा ताजा होली बीती है, आओ जरा देखते हैं ये कैसा फ्लेम है बेटा। ये तो पीला पीला, येलो येलो, डर्टी फेलो। ये कैसा है, नीला नीला, बुल्लू बुल्लू। ठीक है, और ये कैसा है, ये रेडिश टाइप का है। ये अलग अलग फ्लेम क्यों है, इनका क्या चक्कर है, तो ये हमें पढ़ना है एक एक करके, इनका क्या चक्कर है, कब ऐसा जलेगा, कब ऐसा जलेगा, कब ऐसा जलेगा। ठीक है, और देखते हैं कब कब जलेगा। इसी पे ही बता देता हूं मैं, रुक जाओ। बेटा येलो तब जलता है जब कार्बन की संख्या ज्यादा हो। मतलब जैसे आप मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी ये लिखा CH4 प्लस O2 क्या देगा, CO2 प्लस पानी पानी। समझ में आ रही बात? ये अगर लिमिटेड होगा तो यहां CO निकलेगी, और लिमिटेड होगा तो C निकलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसको लिमिटेड ना करूं, इसको तो मैं छेड़ू भी नहीं, इसको ना छेड़ू और इसको एक्सेस में ले लूं। अब बताओ, ये भी तो हो सकता है। अगर इसको एक्सेस में ले लिया तो ये अपने आप लिमिटेड हो जाएगा। जैसे मान लो पहले 20-20 थे, अब मैंने इसको 10 नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको 40 कर दिया, तो भी तो ये लिमिटेड हो गया। तो इसकी मात्रा कम होगी ना इसके मुकाबले। तो यहां पे हम लोग को इसके हिसाब से देखना है। ठीक है, तो येलो फ्लेम जब तब निकलती है जब हाइड्रोकार्बन कैसा हो, एक्सेस में हो। समझ में आ रही बात? हाइड्रोकार्बन कैसा हो, एक्सेस में हो। ब्लू फ्लेम कब निकलेगी, जब थोड़ा सा लिमिटेड हो, है ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है, जब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, तो ब्लू निकलेगी। और जब बहुत कम, बहुत लिमिटेड हो जाएगा, बहुत लिमिटेड, क्या बेटा, बहुत लिमिटेड, तो ये वाली आपकी ग्लो रेड करने लगेगी। जैसे कि देखते ही नहीं हो यार, जब अंगीठी वगैरह जल जाती है तो जलने के बाद वो कोयले जो लाल रंग के नहीं जलते हैं, तो वैसे ही तो होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, चलो आगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी बड़ी गजब की रिएक्शन है। ये तो इतनी बड़ी रिएक्शन है, इसको पढ़ाए तो कम से कम अपनी हफ्ते 10 दिन पढ़ा सकता है। इतनी बड़ी रिएक्शंस होती हैं ये सब। ठीक है, लेकिन आपकी सिलेबस बड़ा लिमिटेड है, तो हल्का सा बस छू के बाहर आएंगे इसको। क्या होती है बताता हूं, बड़ा जबरदस्त है। आप देखें, पहले थोड़ा सा सुन लें, देखने से पहले थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं एक चेन बना देता हूं, उस चेन को फॉलो करेंगे। ठीक है, चेन तो ये कहती है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को, क्या कहता हूं बेटा, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, बेसिकली वो एल्कीन ही होती है और अल्काइन होती है। एल्केन तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होते नहीं। ठीक है, अगर आप एक बार ऑक्सीडाइज करो, क्या करो बेटा, एक बार ऑक्सीडाइज करो, तो वो बनती है एल्कोहल। क्या बनती है बेटा, एल्कोहल। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ CH4 है, तो एक बार तुमने ऑक्सीडाइज किया तो क्या बन जाएगा, CH3OH। एक बार और कर दो तो ये बन जाती है या तो एल्डिहाइड, या फिर क्या बन जाती है, कीटोन। वो डिपेंड करता है अल्कोहल की डिग्री कौन सी है। 1 डिग्री होती है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री होती है तो कीटोन। ये सब आपको 12th में या 11th में GOC जब पढ़ोगे उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं एल्डिहाइड लेके चलता हूं, ये मान के चलता हूं कि अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री वगैरह आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं। तो एल्डिहाइड अगर ये बनेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना, बिल्कुल भाई, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एल्डिहाइड बना दिया मैंने। ठीक है, इसकी अगर दोबारा करूंगा, क्या करूंगा बेटा, बहुत ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, है ना, इसकी अगर दोबारा एक बार ऑक्सीडेशन करूंगा
तो बड़ी बेहतरीन चीज़ बनती है, वो बनती है HC डबल बॉन्ड O और OH। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी तो और भी आगे होता है, फिलहाल अब इतना जान लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये चीजें होती हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का एक बार करोगे तो एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, आप इतना याद कर लो, कीटोन वगैरह मत जाओ अभी। एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करोगे तो क्या बन जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एल्कोहल 2 डिग्री हुआ तो कीटोन, वरना फिर नहीं बनता। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। एक एक बार करने पे होता है ऐसा। ठीक है, समझ में आ रही बात? आ गया? अब सुनना जरा, पहले एक काम कर लें, कॉमन नेम लिख लें जरा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? इसका तो कॉमन नेम होता ही नहीं, सीधे सीधे इसको मिथेनॉल ही कहते हैं। एल्कोहल है, ओल लगेगा, मिथेनॉल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो, इसका IUPAC नेम तो हर कोई जानता है, क्या हो जाएगा? मीथेनल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम बता चुका हूं, दोनों साइड H लगा है, और अगर दोनों साइड H लगा है बेटा तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। यहां पे दोनों साइड OH लगा है, क्या हो जाएगा? सॉरी गलत हो गया, ये फॉर्मिक एसिड कैसे हो जाएगा यार? ये तो होगा एल्डिहाइड है ना, ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, क्योंकि एक H है, दोनों साइड H तो फॉर्म, और एल्डिहाइड का ग्रुप है तो फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा फॉर्मिक, और क्या हो जाएगा? एसिड। IUPAC नेम तो पता ही है, ये मीथेनल, तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। इस तरह से एक एक बार करने पे, तो मेरे साथ बोलो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का एल्कीन एल्कीन हो, एक बार कराओगे एल्कोहल। हालांकि इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं, बट फिलहाल आप इतना मोटा मोटा समझ लो। एल्कोहल का कराओगे तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंड्स ऑन द डिग्री। एल्डिहाइड, कीटोन या किसी का भी कराओगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब सुनो जरा, क्या दिया इन्होंने? देखो भाई, दिया इन्होंने यहाँ इथेनॉल ले लिया, कितने कार्बन लिए? 2 कार्बन। ठीक है, अब देखो इन्होंने एथेनॉल से डायरेक्टली क्या बना दिया? इथेनोइक एसिड। सर आप तो कह रहे थे एल्डिहाइड कीटोन कुछ बनता है, होता है। सुनना जरा बेटा, ये जो ऊपर लिखे हैं 2 चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्कलाइन KMnO4+ हीट, एसिडिफाइड K2Cr2O7+ हीट। कुछ तो जान लो तुम, तुम्हारी जिंदगी में कभी ये आ जाए K2Cr2O7, ये आ जाए KMnO4। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, HNO3 वगैरह कुछ बहुत सारे होते हैं। ये दोनों होते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई एसिड में है, किसमें बेटा? एसिड में, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एसिडिफाइड प्लस हीट, एसिड में क्या करा गया? हीट करा गया भयंकर, तो जाहिर सी बात है एसिड भी डाल लो फिर हीट भी कर दो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और स्ट्रॉन्ग वाले पता क्या करते हैं? वो एक एक स्टेप नहीं जाते हैं। जैसे तुमने प्रीवियस पेज में जो पढ़ा है, प्रीवियस पेज में तुमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस पेज में ये गायब हो गया क्या? चलो कोई नहीं, प्रीवियस पेज में तुमने पढ़ा, ये रहा। प्रीवियस पेज में तुमने पढ़ा क्या? एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से बनेगा कार्बोक्सिलिक। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग आ गया तो सब कुछ ऐसी की तैसी सीधे कहां चला जाता है? एकदम आखिरी स्टेप पे। स्ट्रॉन्ग है ना, वो बीच में थोड़ी रुकेगा, सबको तोड़ ताड़ के सीधे क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। समझ में आ रही बात? तो यही मैं किस दिखाना चाह रहा था आपको, कि वो सीधे क्या कर देगा। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग। तो सीधे सीधे किस पर रुक जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधे सीधे क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक। वीक होता तो एक स्टेप करके चलता। ठीक है, जैसे एल्कोहल है, यहां पे अगर मैं यहां बना देता हूं, जैसे ये इथेनॉल है, क्या है बेटा? C2H5OH है ना, ये CH3CH2OH मैंने ऐसे लिख दिया। यहां अगर मैं PCC ले लेता, ये वीक होता है, मतलब बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये केवल एक स्टेप आगे जाता है, और एक स्टेप आगे जाएगा तो क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। ये क्या बन गई आपका? एल्डिहाइड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा इसका? IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इथेनल। क्या हो जाएगा बेटा? 2 कार्बन है तो इथेनल। या फिर कॉमन नेम देखोगे CH3 लग गया तो वर्ड क्या आएगा? एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो आपको बस इतना ही जानना है भाई, कि एल्कोहल का या एल्डिहाइड का किसी में भी आपको चेक क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग हो गया तो सीधे एकदम एंड पे चले जाना। स्ट्रांग है ना वो, तो सबको तोड़ ताड़ देगा, सीधे एंड पे जाके रुकेगा। माइल्ड होता है तो फिर एक एक स्टेप करके बढ़ता है। ठीक है, इतना ही आपको बताना था मुझे। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा एडिशन रिएक्शन। कुछ जान लो पहले इसके बारे में। ये केवल शो करते हैं अनसैचुरेटेड। कौन शो करते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड HC यानी हाइड्रोकार्बन्स। यानी कौन? या तो डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। जैसे आप देखो, देख रहे हो यहां डबल बॉन्ड है, मतलब ये जाहिर सी बात है कौन है बेटा? एल्कीन है। 2H आ गए, बहुत प्यार से देखना, 2H आ गए और ये वाला बॉन्ड टूट गया है बेटा, यहां से ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा।
और ये वाला बॉन्ड टूटा है ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, ये अब इस क्या एक बॉन्ड हो गया, तो एक बॉन्ड एच यहाँ के साथ और एक एच कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ के साथ। ऐसे कैसे होता है जानना चाहोगे, थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा मजा आएगा तुमको, ठीक है। ये क्या लिख दिया, ये लिखा है निकल, क्या लिखा है बेटा, निकल कैटलिस्ट। सुनो होता क्या है, ये जो निकल है ना मेटल, इसका जो सरफेस होता है, क्या होता है बेटा, सरफेस, ये बड़ा शाइनी होता है। क्या होता है बेटा, शाइनी। जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो निकल है, ये निकल का क्या है बेटा, सरफेस मान लो, ठीक है। ये निकल का सरफेस है बेटा, ये बड़ा शाइनी है। शाइनी है तो क्या होगा, इस पे H2 आता है। कौन आता है बेटा, इस पे आता है आपका H2। कौन आता है, H2, ठीक है। अब इस पे ये मॉलिक्यूल गिरेगा, इस पे आने के लिए अप्रोच करने लगता है, ठीक है। होता क्या है, ये इतना शाइनी है कि इस पे आके फिसलने लगता है। फिसलने की वजह से क्या होता है, जो इसका ये वाला बॉन्ड है ना बेटा, वो हल्का हल्का वीक होने लगता है। क्या होने लगता है, हल्का 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 क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। और इस वजह से वो इसके साथ छोड़ के बॉन्ड किसके साथ बनाने लगता है, मेटल के साथ। किसके साथ बनाने लगता है, मेटल के साथ। समझ में आ रही बात, ये वाला बॉन्ड हल्का 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 टूटने लगता है और यहां मेटल के साथ हल्का हल्का बॉन्ड बनने लगता है। समझ में आ रही बात। तो मतलब H2 का बॉन्ड जो ये था, जो पहले था वो तो स्ट्रॉन्ग था, अब सरफेस के जैसे टच में आया वो कैसा हो गया, वीक हो गया और सरफेस के साथ बॉन्ड बनाने लगा, ठीक है। इतने में इधर से आपकी एक एल्कीन आती है, ठीक है। मैं C डबल बॉन्ड C लिख दे रहा हूं, समझ जाना। अब एल्कीन का ये वाला भी बॉन्ड टूटने लगता है यार, क्यों, क्योंकि सरफेस तो शाइनी है, बॉन्ड तो इसका भी टूटेगा, तो इसका भी टूटेगा, तो वापस ये वाला बॉन्ड धीरे 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 टूटता है और इसके साथ बॉन्ड बनता है ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बेटा, इसका भी एक बॉन्ड टूट के इसके साथ बना रहा है, इसका भी ये वाला बॉन्ड टूट के इसके साथ बना रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसका बॉन्ड तो टूट रहा है और इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, तो ये भी तो क्या है, फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए ना, ये भी तो फ्री है ना बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये भी फ्री है और ये क्या है, ये भी फ्री है। अगर ये फ्री है और ये फ्री है, तो इनके आप बॉन्ड बनाने की बजाय ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। समझ में आ रही की बात। इसी वजह से हम निकल का यूज करते हैं, यहाँ कई लोग आयरन का भी यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि इन सबकी सरफेस शाइनी होती है। यहाँ पे H2 का बॉन्ड टूट के और इसका भी वाला बॉन्ड टूट जाता है सरफेस पे आते ही, और दोनों के बॉन्ड खाली हो गए तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ रही बात। और इसको हम बड़ी इज्जत के साथ एक नाम से जानते हैं, एडिशन। आप देख ही लो, पहले कार्बन में 2-2 H थे, अब कार्बन के साथ 3-3 H हो गया, तो एडिशन हो गया। दिस इज नोन एज सिंपल एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। वेजिटेबल ऑयल है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, लिख भी रहा है। वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विच कंस्टिट्यूट्स द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। मतलब इसका H2 के साथ हाइड्रोजनेशन किया गया हो, निकल की प्लेटलिस्ट रखी गई होगी, निकल की सरफेस पे सब डालोगे, H2 का बॉन्ड टूटेगा और बेहतरीन घी बनेगा जिसको आप लोग खाते हो, ठीक है। तो सिंपल एक्स का एक एग्जांपल है, इसमें कुछ ज्यादा नाटक तो है नहीं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, जाहिर सी बात है ये दोनों शो करते हैं, मतलब बहुत बुक्स में लिखता है केवल सैचुरेटेड ही शो करते हैं, ये अनसैचुरेटेड भी शो करते हैं। ये सैचुरेटेड भी कर सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक हटेगा उसकी जगह कुछ और लगेगा। जैसे कि ये देखो आप, मैंने कहा था ना मेनली कौन शो करते हैं ये आपके अनसैचुरेटेड, तो देख लो कौन है बेटा, एल्कीन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। सॉरी, एल्केन है। और ये कौन आ गया, Cl2। कौन आ गया बेटा, Cl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट, यहां तुम्हें HMU भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। कई जगह तुम्हें UV रे भी लिखा हुआ मिल सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। होता क्या है बताता हूं मैकेनिज्म के साथ। सनलाइट है तो भाई तुम यहां पे सूरज बना लो, सूरज को मुस्कुरवा दो थोड़ा सा, ठीक है। सूरज है तो सूरज की रोशनी भी गिरेगी, सूरज की रोशनी हर जगह गिरेगी, ठीक है। कुछ रोशनी, इन रोशनी को ही तो मैं क्या कहता हूं, इन रोशनियों को ही बड़ी इज्जत के साथ एक नाम दिया जाता है, UV लाइट मान लो इनको, ठीक है। UV लाइट। बेटा सूरज की रोशनी जब गिरेगी क्या होगा, गिरेगी तो बेटा यहां पे गिरेगी और बॉन्ड टूटेगा ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, और बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, Cl का फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल बन जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। अब सूरज की रोशनी केवल इनके लिए पर्सनली तो है नहीं, वो तो यहां भी गिरेगी और यहां गिरेगी, तो इनमें से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ लो। मान लो ये वाला बॉन्ड टूट गया, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, और टूटा अगर टूट गया तो कुछ ऐसा बनेगा। ये H का बॉन्ड टूट गया तो H का क्या बन गया, फ्री रेडिकल, प्लस तुम्हारे पास बचा क्या है, CH3 बच गया ना, तो तुम्हारे पास CH3 का क्या बन गया बेटा, फ्री रेडिकल, ठीक है। या फ्री रेडिकल क्या, फ्री रेडिकल बोल रहे हो आप, सुनो मैं बताता हूं बेटा। फ्री रेडिकल
में टूटना, बेटा फ्री रेडिकल में टूटने को होमोलिटिक, क्या बेटा, होमोलिटिक फिजन कहते हैं। समझ में आ रही बात? फ्री रेडिकल में टूटने को क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिजन। जैसे मैं बता रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास ये जो था, एक Cl था बेटा और एक क्या था? Cl था, ठीक है। ये दोनों अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो इसमें एक Cl का इलेक्ट्रॉन होगा और एक Cl का इलेक्ट्रॉन होगा। जब तुमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया। इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसको हम कौन सा फिजन कहते हैं बेटा? होमोलिटिक। कौन सा फिजन है? होमोलिटिक, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाता, यहां लिखा होता है H और Cl, ठीक है, तो यहां पे भी एक H का इलेक्ट्रॉन, एक Cl का इलेक्ट्रॉन। अब Cl इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मान लो ये बॉन्ड ऐसा टूट जाता कि Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता, इनका भी ले लेता, और इनका ले लेता तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन तो अपना पहले ही से था, एक इलेक्ट्रॉन इनका भी ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस। और इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? प्लस। तो मतलब क्या समझ रहे हो? जो बॉन्ड प्लस माइनस में टूटेगा उसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं बेटा? इस फिजन को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक। क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोलिटिक फिजन। राइटिंग थोड़ी सी ना समझ में आए तो बड़ी माफी चाहूंगा, भावनाओं को तो समझ लो, ठीक है। इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, जो प्लस माइनस में टूटे और जो केवल अपना इलेक्ट्रॉन, चुपचाप बहुत ही शरीफ टाइप का आदमी है, भाई अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, जा रहा हूं, कोई नाटक नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। और ये किसके रिस्पेक्ट में होती है? सनलाइट के रिस्पेक्ट में अधिकतर। क्लोरीन को जब भी तुम सनलाइट के रिस्पेक्ट में लाओगे होमोलिटिक फिजन कराता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? CHCl3। क्या होता है बेटा? CHCl3, ठीक है। सुनो, क्लोरोफॉर्म को हमेशा जब बड़े हो जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो लैब्स में डार्क बॉटल में रखते हैं, एकदम डार्क कलर की बॉटल्स में, ठीक है, छुपा के अंधेरे में। क्यों? सनलाइट जैसी पड़ेगी उसके ऊपर तुरंत वो टूटेगा, तुरंत रिएक्टिव बन जाता है। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में लाओगे इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके पूरे लैब में कहो घूम जाए या सबके सब बेहोश हो जाए। समझ में आ रही बात? बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ये सब। सनलाइट के रिस्पेक्ट में इनको हम लाते ही नहीं, एकदम अंधेरे में छुपा के रखते हैं डार्क कलर की बॉटल्स में, ठीक है, इस वजह से। अब ये बॉन्ड टूट गया तो बहुत सीधी सी बात है, अब ये भी बॉन्ड बनाने को बेताब है, ये भी बॉन्ड बनाने को बेताब है, ये भी बॉन्ड बनाने को बेताब है और ये भी बॉन्ड बनाने को बेताब है। क्यों? क्योंकि इनमें से स्टेबल तो कोई नहीं है, सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो अब जब चारों बॉन्ड बनाने को बेताब हैं तो एक बॉन्ड यहां बनवा दो। क्यों? इनको आपस में बनवाओगे तो वापस वही बन जाएगा। और एक बॉन्ड कहां बनवा दो? यहां बनवा दो। तो ये हो गया CH3Cl और ये क्या हो गया? Cl। इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। समझ में आ गई बात? सिंपल है बहुत, है ना। हालांकि इसकी मैकेनिज्म बहुत लंबी होती है, ये ऐसे बॉन्ड नहीं बनता। इसको हम कहते हैं बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको सब समझाऊं। ये 11th में पूरा आपको जब पढ़ोगे, जब 11th की वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताऊंगा वो अच्छे से होता क्या है। इसमें 3 स्टेप होते हैं: चेन टूटना, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है इसकी। लेकिन आपको बस इतना जानना है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब सुनना जरा, सबसे पहले एक चीज जान लो। मान लो क्या था? CH4 और Cl2। सनलाइट है यानी Hmu है, तो क्या बना देगा? CH3Cl और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। मेरी बात सुनना, 2 केस जान लो। अगर Cl2 एक्सेस में है बेटा, क्या है बेटा? एक्सेस में, तो ये यही नहीं रुकेगा। वो एक्सेस में जब है तो केवल एक हाइड्रोजन को थोड़ी नहीं, वो तो सबको रिप्लेस कर देगा ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अगर ये एक्सेस में है तो ये केवल यहां नहीं रुकता बेटा, ये सबको रिप्लेस कर देगा। और सबको रिप्लेस करेगा तो एक बार बनाएगा CH2Cl2, क्या बनाएगा? प्लस HCl, फिर बाहर निकाल देगा। फिर यही काम करेगा, CHCl3 बना देगा, प्लस HCl फिर बाहर निकाल देगा, और आखिरी में बचा हुआ H भी निकाल देगा, प्लस HCl फिर बाहर निकाल देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और इसको ही बड़ी इज्जत के साथ एक नाम दिया गया है, क्लोरोफॉर्म। इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बड़ा कोई सॉल्वेंट नहीं, जैसे पानी से बड़ा कोई सॉल्वेंट नहीं है, वो इनऑर्गेनिक के लिए मेनली कहते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सबसे बड़ा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को घोलने की क्षमता रखता है अपने अंदर। समझ में आ रही बात? फिलहाल तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये एक्सेस में है तो केवल एक ही नहीं, जितने हाइड्रोजन हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। देखो CH4 से क्या बन गया? CCl4। तो इसको अगर आप ऐसे लिखो तो ये तो समझ में आ गया होगा। एक केस और जान लो इसमें, अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो, CH4 प्लस Cl2 Hmu हो, लेकिन इस बार ये एक्सेस में हो, ये भी तो हो सकता है ना, एक बार ये एक्सेस में हो गया तो एक बार ये एक्सेस में हो जाए। और इस बार अगर ये एक्सेस में है तो केवल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये बहुत कम, अगर ये एक्सेस में हो गया तो ये ज्यादा ये कम है, तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते। फिर कौन? केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेना और क्या बना देना?
CH3Cl और प्लस HCl बाहर कर लेना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कई बार क्वेश्चंस में दे भी देता है कि Cl2 कह देगा 2 इक्विवेलेंट। क्या कह देगा? 2 इक्विवेलेंट। अगर 2 इक्विवेलेंट कह रहा है मतलब 2H हटाइए और यहां पे रुक जाओ। 3 इक्विवेलेंट कह दे तो यहां रुक जाओ, और एक्सेस कह दे तो यहां रुक जाओ, है ना। और अगर ये एक्सिस में हो गया तो केवल एक H हटाना और ये लगा देना, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दो केस मुझे बताने थे। चलो आगे देखते हैं। ये क्यों कितना खुश लग रही है भाई? ये डॉक्टर इन्होंने क्या कर दिया ऐसा? होगा कुछ भैया, इनको खुश रहने दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एल्कोहल, चेहरे पे खुशी आती है इसका नाम सुन के, आप लोगों के, मेरे नहीं। ठीक है, मैं तो पीता नहीं। एल्कोहल के बारे में तो सबको पता है, OH का ग्रुप लगा है, इसको एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल क्या है? मिथेनॉल। जाहिर सी बात है, इस R को आप CH3 कर दो, मिथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल, इस R को आप C2H5 कर दो, या फिर कई लोग इसको इज्जत के साथ CH3CH2 लिखते हैं, है ना। इनके साथ OH लगा दो तो आपका इथेनॉल बन जाएगा, ऐसे इसके साथ OH लगा दो, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका मिथेनॉल हो गया। तो बेसिकली है तो दोनों R ही ना। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बता ही चुका हूँ। OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं एल्कोहल। देखो, CH3OH, C2H5OH, ये मिथेनॉल है, एक कार्बन है, इथेनॉल है, दो कार्बन है। ठीक है, सब तो कोई मतलब नहीं है इसे पढ़ने का, कुछ बातें जाननी है। मेल्टिंग पॉइंट देख लो 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। एक बात अच्छी लगी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। इसका कितना है? 351। पानी से पहले बॉइल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का पानी से कम होता है, खासतौर से इथेनॉल वगैरह का। ठीक है, और इथेनॉल की बात चल रही है तो इथेनॉल का अगर जैसे जैसे होता है क्या ना, अब इथेनॉल में 2 कार्बन है, तुम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ। तुम यहां मान लो 10 कार्बन की इथेनॉल बना दो, है ना, ऐसा भी तो कर सकते हो तुम। C10 और H हो जाएगा 21, है ना, OH। ये भी तुम्हारी इथेनॉल, ये भी तुम्हारी अल्कोहल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे बहुत ज्यादा ऊपर होगा। क्यों? कार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा। जितना मोलर मास ज्यादा होगा, हीट उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है, ये याद रखने वाली बात है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 156 केल्विन। सोचिए मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है, 156 केल्विन का मतलब तुम समझते हो 0 डिग्री से भी कम, माइनस में कुछ है तो सोचो माइनस में ये बॉइल होता है, सॉरी माइनस में ये मेल्ट होता है, अलग कहानी है। ऑर्गेनिक शायद इसीलिए ऑर्गेनिक है। ठीक है, बेहतरीन सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को घोल लेता है, पानी में सॉल्युबल होता है। पानी में सॉल्युबल इसलिए होता है क्यों? पानी H2O होता है और एल्कोहल ROH होता है। ये भी पोलर है भाई, माइनस का है पार्शियली, ये भी माइनस का पार्शियली। दोनों कैसे होते हैं? पोलर, और पोलर होने की वजह से ही दोनों का, तुम इसको सॉल्वेंट मानो, इसको सॉल्यूट मानो, दोनों का नेचर कैसा है? सेम है, तो इसी वजह से एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस बात कही जाती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये हुआ कि अगर जैसा सॉल्वेंट है वैसा ही सॉल्यूट हुआ तो वो डिसॉल्व करेगा। तो सॉल्वेंट भी पोलर है, सॉल्यूट भी पोलर है, तो ये क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। ठीक है, कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। जाहिर सी बात है भाई, इथाइल अल्कोहल तो कहोगे, क्यों? C2H5OH को ही तो इथेनॉल कहोगे। अब ये तुम्हारा R का ग्रुप है, और कौन सा R का ग्रुप है? इथाइल ही तो है। CH3 होता तो मिथाइल, बता चुका हूं। एल्काइल में H हटा दो तो लग जाता है। प्योर इथेनॉल ऑब्लिक एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसको हम लीथल कहते हैं। मतलब पूरा प्योर इथेनॉल डाल दो, उसमें कुछ हल्की अमाउंट ऑफ अल्कोहल डाल दो तो एक कंपाउंड बनता है, इसको हम लीथल कहते हैं। ठीक है, ये सब तो खैर नाटक है, कोई मतलब नहीं इसका। आगे जो पढ़ते हैं, हाँ कई यूजेस देख लो, एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, परफ्यूम में यूज करते हो, फ्यूल वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, तो इन सब इसके कुछ यूजेस हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ जान लो पहले के बाद ये ROH। आपके 10th में ही चैप्टर है एक, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, उसमें ही आप पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको, उसमें आप देखोगे कि जो H+ बाहर निकालता है पानी में, क्या बाहर निकालता है? पानी में H+ बाहर निकालता है। पानी क्या है? H2O। ये H+ इससे कंबाइन होता है तो क्या बनता है? H3O+। और ये क्या बन गया आपका? RO-। ठीक है, ये बढ़िया पानी की बाल्टी मान लो, इसके अंदर ये पानी पानी है, ठीक है ना, इसके अंदर मस्त पानी पानी घूम रहा है। मतलब जो पानी में H+ बाहर निकालता है बेटा, उसको बड़ी इज्जत के साथ क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। एल्कोहल, बहुत ध्यान से, घटिया किस्म का, क्या बेटा? एल्कोहल एक घटिया किस्म का एसिड होता है। समझ में आ रही बात? भले ही घटिया किस्म का होता है, होता तो एसिड है। ठीक है, और इतना गंदा एसिड है कि वाटर से भी वीक एसिड है। समझ में आ रही बात? ये भी जान लो, ROH यानी एल्कोहल इज वीक एसिड या वीकर एसिड देन पानी।
ठीक है, अल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है और इतना वीक है कि पानी से भी वीक है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके चलता हूं। बेटा अगर ये एसिड है तो एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक एक प्रॉपर्टी होती है कि एसिड किसी भी एक्टिव मेटल से, किससे बेटा, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है पॉप साउंड के साथ। ठीक है, और बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है बेटा? सॉल्ट। आप देखो H2 बाहर निकाल लिया और ये क्या बन गया? सॉल्ट। देखो तुमको बता दूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट, अब ऐसे तो ये वाला सॉल्ट तुमको देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, NaCl देखते तो तुम खुश हो जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें Na प्लस का होता है, Cl माइनस का, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्ट कैसे बनता बता देता हूं। फंक्शनल ग्रुप का H हटा दीजिए और लगा दीजिए मेटल। क्या कह रहा हूं? फंक्शनल ग्रुप का H हटाओ, H हटाओ और मेटल लगाओ। क्या लगाओ बेटा? मेटल लगाओ। इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना। फंक्शनल ग्रुप का H हटाओ और मेटल लगाओ। आ जाना जरा, यही तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, यही तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। इसमें तुमने H हटाया और क्या जोड़ दिया? मेटल जोड़ दिया। ये सॉल्ट बन गया, H2 गैस बन गई। और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकालता है कौन? एसिड, जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनो, जो बहुत अच्छी बात है, ये मैं यहां नहीं समझाऊंगा, यहां तो इन्होंने बड़ा, ये तो समझ में आ गया। इसमें इन्होंने एक चीज और बताई है, अगर एल्कोहल की आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 में कराओ, कब? मस्त उबालो इसको 443 केल्विन पे, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्कीन। और वाटर बाहर निकाल देती है। क्या बाहर निकालती है बेटा? जल। जल है तो कल है। क्या बाहर निकालती है? पानी। ठीक है, ये रिएक्शन मैं तुमको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे होती है सुनना जरा। ये रही इथेनॉल, ये रही इथेनॉल, CH3 CH2OH। कॉन्क, कॉन्क का मतलब कंसेंट्रेटेड, H2SO4 है, 443 बढ़िया केल्विन है। ठीक है बेटा, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नाम से जानते हैं, टॉवेल यानी तौलिया। क्या कहते हैं इसको? तौलिया। तौलिया क्या काम करती है? जब आप नहाते हो आपके शरीर को सुखाती है, आपके पानी को एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी बॉडी से। सेम वही वाला काम ये करता है। ये कहीं से भी जहां मॉइस्चर दिखता है ना, वहां से पानी फटाक से खींच के बाहर निकाल लेता है। समझ में आ रही बात? वाटर बाहर निकालता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं इसको, बहुत तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, जो पानी बाहर निकाल रहा है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होगा। पानी की कमी करना ही को तो कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिर ड्राइंग एजेंट कहते हैं। तो मतलब कुल मिला के तौलिया वाला काम करता है, पानी बाहर निकालता है हमारी बॉडी से, तौलिया, और ये कंपाउंड से पानी बाहर निकालता है, तो ये तौलिया है। ये रिएक्शन कैसे होती है थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, सिलेबस में नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा। बेटा अगर ये एसिड है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता क्योंकि दुनिया के टॉप क्लास एसिडों में से एक है, तो ये जाहिर सी बात है अगर ये एसिड है तो H+ बाहर निकालेगा। क्या बाहर निकालेगा? H+। ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। बॉन्ड वगैरह बनाओगे तो बताऊंगा क्यों लोन पेयर, तो सुन लो। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 8, 2,6। आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 होते हैं। तो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन तो इधर शेयर हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये रहे वो, इनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उनके खत्म हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे जिनको हम लोन पेयर कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो तो फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, वो तो कहीं भी बॉन्ड बना सकते हैं। इस H+ के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि H होता तो 1 इलेक्ट्रॉन होता, तुमने ये भी तो निकाल दिया, तभी तो ये क्या बन गया? H+ बन गया। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इनको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, जब इनको दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी, मैं इसको CH3, चलो ऐसा लिख देता हूं, ये हो गया CH2, अब ये बन गया OH2+। क्या बन गया बेटा? OH2+। क्यों? इसने अपना लोन पेयर दिया, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा ना। अब इसके ऊपर भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस का चार्ज। और H इससे जुड़ गया, एक H तो पहले से था, एक H और जुड़ गया, क्या बन गया? OH2+। क्या बन गया बेटा? OH2+। एक बात जान लेना, जिंदगी में इससे घटिया कोई चीज नहीं है। किससे घटिया? ऑक्सीजन के ऊपर प्लस बहुत गंदी चीज होती है, जिंदगी में इससे गंदी कोई चीज नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस हाईली अनस्टेबल होता है। समझ में आ रही बात? बहुत अनस्टेबल होता है, ये तुरंत चाहता है फटाफट अपना प्लस बाहर निकालना। तो ये क्या काम करेगा? यहां से पानी बाहर निकाल देगा। क्या बाहर निकाल देगा बेटा? पानी। अगर तुमने यहां से पानी बाहर निकाला तो ये बन जाएगा। अगर पानी ही तो बाहर निकाला,
ये प्लस का साइन थोड़ी ना बाहर निकाला तुमने, तो ये वाला प्लस किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, इस कार्बन के ऊपर, बहुत ध्यान से। और इस चीज को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं बेटा? IIT हो चाहे नीट, जब तक इसके 2-3 सवाल ना पूछे उसका मन नहीं भरता, जिगर का टुकड़ा है बिल्कुल कार्बोकैटायन उसका, ठीक है। क्यों? अभी तो बहुत छोटे में पढ़ाऊंगा, ये यहीं पे नहीं रुकता, फिर इसकी स्टेबिलिटी चेक होती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, जितना अभी स्टेबिलिटी वगैरह सब 11th में है आपका, कैसे क्या होता है